नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कल हम सब ने देखा देश को आज तक ने जो एग्जिट पोल दिखाया है उसमें किस तरह से गुजरात में बीजेपी की बम बम है। आम आदमी पार्टी एमसीडी में कमाल का प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस जोरदार कड़ी और बड़ी टक्कर देती हुई अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मामला फंस भी सकता है। जी हां, जो आंकड़ा हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस आंकड़े के हिसाब से 22 ऐसी सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर हो सकती है। एक एक सीट का पूरा हिसाब किताब लेकर इस वक्त आज तक पर मैं हाजिर हूं। आपको हम बताएंगे इंदौरा, जवाली, जसवांत, प्रागपुर, बैजनाथ, लाहौर स्पीति, मनाली, जोगिंदरपुर, इन सभी सीटों का हाल कि यहां पर किस तरह से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ कुछ जगहों पर बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है तो कुछ जगहों पर कांग्रेस को लीड है, लेकिन दोनों के बीच हार जीत का मार्जिन कम होने से क्या जो जीत का पर्टिकुलर आंकड़ा है वो तब्दील हो सकता है? क्या जीत बीजेपी की हो सकती है या फिर कांग्रेस पार्टी की, या किसी तीसरे की एंट्री? जिस तरह से 22 बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, क्या वो बीजेपी का गणित पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं? एक एक उस सीट का हाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो इस वक्त 22 सीटों के पूरे आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। गुजरात, हिमाचल के विधानसभा चुनावों और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में नतीजों के रुझान ने दो चुनावों के स्पष्ट रुझान दिए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजों के सबसे रोचक रुझान आए हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिलते दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। नतीजों के अनुमानों ने दोनों ही दलों की जीतने वाली सीटों के बीच 10 सीट के औसत का अंतर इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कम से कम 22 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेहद कड़ा मुकाबला है। इन 22 में से 11 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो 10 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार ज्यादा लोकप्रिय हैं। एक सीट ऐसी है जहां निर्दलीय उम्मीदवार सबसे आगे दिख रहे हैं और एक सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में सीपीएम भी है। ये कह सकते हैं कि चुनाव हिमाचल प्रदेश में जब दो पार्टियों के बीच में होता तो टक्कर तो जबरदस्त हमेशा ही होती है, और ऐसे में फिर भी मैं एक ही बात कह रहा हूं, सरकार भाजपा की बनी। ओपीएस का मामला था, उसने कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाया है। देखो, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, अभी सारी चीजों का आकलन है, ये परिणाम आना बाकी है और परिणाम जब आएगा तब बात करेंगे। आप कितने आश्वस्त हैं सरकार बनाने के लिए? आश्वस्त हूं, सरकार बनेगी, भाजपा की बनेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अगर बीजेपी को इतनी कड़ी टक्कर दी है तो उसके पीछे कांग्रेस कुछ विशेष कारण मानती है, जिनमें से एक तो चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी की मेहनत को कांग्रेसी बड़ी वजह मान रहे हैं। दूसरे, वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिमा सिंह की अगुवाई में कांग्रेस के अंदर एकजुटता बनाने में कामयाबी मिली। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधा जैसे मुद्दे उठाए थे, जबकि चुनावी घोषणा में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर ऐलान, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए वादे किए थे। कांग्रेस का मानना है कि उसका जनता पर असर हुआ है। हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। ये एग्जिट पोल से जो खुशी मनाने वाले हैं वो एक दिन की उनकी खुशी है, मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी 42 से ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी, ऊपर जाएगी, और हम एक बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ एक मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश को देने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिन 22 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है, उन सीटों पर कब्जा करने में कौन पार्टी बढ़त बना पाती है। ऐसे में लगता है कि अब हिमाचल प्रदेश की सत्ता का फैसला इन्हीं 22 सीटों के नतीजों पर निर्भर हो गया है। शिमला से ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश का मामला क्या फंस गया है? कड़ा और बड़ा मुकाबला वहां पर हो सकता है क्योंकि ये 22 सीटें तय करेंगी हिमाचल का बादशाह कौन होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान प्रदीप गुप्ता जी, आप सीएमडी हैं एक्सिस माई इंडिया के, क्योंकि आप ही के आंकड़े पर सभी की निगाह टिकी हुई है और कांग्रेस पार्टी के खास तौर से। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सैयद जफर इस्लाम, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और मौजूद हैं हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन उसके पहले
आपको दिखाते हैं 22 सीटों में कांटे की टक्कर किस तरह से हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है और यहां पर कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां बीजेपी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और कौन सी वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। ये 22 सीटें हिमाचल प्रदेश में तय करेंगी किसकी होगी बादशाह, किसकी होगी सरकार वहां पर, और एक एक करके वो तमाम आंकड़े हमारे सामने आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं सीटों का हाल। बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 30 से 40 सीटें। हमने जो एग्जिट पोल आपको दिखाया था ये उसके आंकड़े इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 24 से 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 1985 से रिवाज रहा है, हर 5 साल में बदल जाती है सरकार। तो क्या बीजेपी की सरकार चली जाएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बनेगी, या फिर ये 22 सीटें कुछ कमाल कर जाएंगी बीजेपी के पक्ष में, या फिर कांग्रेस पार्टी इन सीटों पर बाजी मार ले जाएगी। लेकिन यहां पर आंकड़ा दिखा रहे हैं 24 से 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 30 से 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को। औसत अगर इसका हम निकाल लें तो बीजेपी का औसत आता है 29 का और कांग्रेस पार्टी का औसत आता है 35 का। कांग्रेस पार्टी 35 पर जाकर रुक रही है और 35 का ही आंकड़ा चाहिए 68 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश में क्या अच्छे दिन आ गए हैं? एग्जिट पोल का आंकड़ा तो यही बता रहा है, लेकिन ये 22 सीटें क्या कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वोट प्रतिशत भी अपने आप में बेहद मायने रखते हैं, लेकिन इन सीटों के हिसाब से आप समझ लीजिए कि वहां पर तस्वीर और तकदीर क्या बीजेपी की बदलेगी या फिर कांग्रेस की बदलेगी। और यहां पर एक एक सीटों की फाइट अब आपके सामने रखते हैं। ये देखिए बैजनाथ सीट 22 सीटों की जो फाइट इस वक्त चल रही है, यहां पर कांग्रेस पार्टी कड़े मुकाबले में थोड़े मार्जिन से आगे नजर आ रही है। बैजनाथ सीट का एक एक करके जल्दी जल्दी उन तमाम सीटों के आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे, जिसके जरिए आप जानेंगे बैजनाथ सीट पर कांग्रेस पार्टी किस तरह से एक छोटी सी लीड के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़े मार्जिन के साथ अपनी बढ़त बनाए हुए है। मनाली की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी आपको बताते चले कि थोड़े मार्जिन के साथ आगे चल रही है और पीछे बीजेपी बड़ी और कड़ी टक्कर देने की कोशिश में लगी हुई है। मनाली में भी आखिरी तक जहां पर बहुत सारे पर्यटक लाखों की तादाद में जाते हैं घूमने के लिए, उस मनाली में देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। तो ये मनाली का हाल है जहां पर कांग्रेस थोड़े मार्जिन के साथ ही, लेकिन एग्जिट पोल में जो अनुमान निकलकर सामने आए हैं वहां पर मनाली में कांग्रेस पार्टी कुछ मार्जिन के साथ आगे जाती हुई, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है इस वक्त। एक एक करके बाकी भी आंकड़े अगर हम दिखाएं, क्योंकि 22 सीटों का ये बड़ा आंकड़ा है जो अपने जरिए ये तय करेगा कि हिमाचल प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। ऊपरी हिमाचल में आपको बता दें कौन सी पार्टी है जिसका पलड़ा भारी है, और निचले इलाकों में वो कौन सी पार्टी है जो कमाल का प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जोगिंदरनगर का ये आंकड़ा आपके सामने है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर अपनी लीड बनाए हुए है। जोगिंदरनगर में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है और यहां पर आखिरी तक ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा विधायक बन रहा है, किस पार्टी का, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। एक एक करके उन 22 सीटों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें जबरदस्त तरीके से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही थी। लेकिन अब चूंकि आंकड़ों और नतीजों का वक्त करीब आ रहा है, ऐसे में ये एग्जिट पोल महत्वपूर्ण हो जाता है। बैजनाथ से जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया वहां पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी उसका पीछा कर रही है। लाहौल स्पीति में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी उसका पीछा कर रही है। इस सीट पर भी हार जीत का जो आंकड़ा है उसके बारे में प्रदीप गुप्ता जी हमें बताएंगे कि क्या हो सकता है। आपको बताते चले कांटे की टक्कर इन दोनों ही, अब मनाली जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मनाली में भी कांटे की टक्कर। हालांकि कांग्रेस वहां पर अपनी थोड़ी सी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस की टक्कर देखने को मिल रही है। जोगिंदरनगर का ये आंकड़ा है, यहां पर भी आपको बताते चले बीजेपी थोड़ा आगे है, लेकिन कांटे की टक्कर है। यहां पर भी आखिरी तक ये पता करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि जीत किसकी हो रही है, हार किसकी हो रही है। और 22 सीटों का ये आंकड़ा अपने आप में तय करेगा कि किसकी बनेगी सरकार। और अब जल्दी से अपने मेहमानों का रुख करते हुए प्रदीप गुप्ता जी, क्योंकि आपके ही आंकड़े हैं जिस पर सभी की निगाहें, कल कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो हिमाचल प्रदेश में कम से कम उसका हाथ मजबूत हो रहा है, लेकिन 22 सीटों के आंकड़े क्या बता रहे हैं? सबसे पहले तो एक टिप्पणी, ये 22 सीटें किस तरह से हार और जीत के मार्जिन को तय कर सकती हैं, बीजेपी के लिए भी खुशखबरी ला सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का हाथ भी मजबूत कर सकती हैं। सबसे पहले इसके बारे में बताएं, क्या है 22 सीटों का गणित? जी, जब हम कहते हैं क्लोज कॉन्टेस्ट, टफ फाइट है, कांटे की टक्कर है, इसका मतलब ये है कि हमारे सर्वे में
दो पार्टियों के बीच का अंतर 3% या उससे कम है, ये उसका बयान करती है। और उसमें ये 22 सीटें 3% से कम हैं। 3% से कम है हमारे सर्वे के अंदर। इसके लिए हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि ये टफ सीटें हैं, यहाँ पर किसी की भी जीत हो सकती है और किसी की भी हार हो सकती है। विनोद जी, ये 22 सीटें क्या बीजेपी के लिए अच्छे दिन, और जो कह रही थी कि रिवाज बदलेगा वहां पर, पिछले 3 दशक से हर 5 साल में सरकारें वहां पर बदल जाती हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है अभी भी हिमाचल के सीएम हार मानने को तैयार नहीं है, तो क्या ये 22 वही सीटें हैं जिस पर उनकी भी निगाह टिकी हुई है? नहीं, देखिए, जो सत्ता में सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री, वो आखिर तक हार नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए जब तक नतीजे ना आ जाए। और जैसा कि गुप्ता जी कह रहे हैं कि 3% का मामूली अंतर है, मतलब कांटे की टक्कर है। अब वो 3% में इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि वाकई ये तीनों सीटें, जो ये 22 सीटें जो है, ये बेहद संवेदनशील सीट मानी जानी चाहिए। अब इसमें अगर एक एक सीट का समीकरण जैसे पता हो लोगों को, भाई कहाँ कांग्रेस के लोगों ने अच्छा किया है, कहाँ लोकल कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा थी, इसको लेकर के तब कुछ और ज्यादा एक तस्वीर साफ हो सकती है। और इस बारे में लोकल नेता जो होते हैं पार्टियों के, उनके पास बड़ा बेहतरीन फीडबैक होता है, तो उनको मालूम होता है अपनी पार्टी का हाल भी और दूसरी पार्टी का हाल भी मालूम होता है। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। प्रदीप गुप्ता जी का ये बेहतरीन सर्वे है, आपको जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद में राजनीतिक मेहमानों के पास। मैं इन सीटों के ऊपर ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो बीजेपी का जो खेल है, देखिए दर्शकों को आपको मैं बता दूं कि 80,000 एवरेज वोट होते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसमें 75% टर्नआउट वोटिंग हुई है। इसका मतलब है कि 60,000 वोट, और दो पार्टी के बीच मतलब एक मोटा मोटा 33,000 वोट बंटना है। और उसके बाद बीजेपी के, खासकर पिछली बार बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी, जिसमें 22 सीटों के ऊपर रिबेल हैं। उसका मतलब ये हुआ कि वो थोड़े से भी, यदि वो 2-3 हजार वोट भी लेने में कामयाब हो जाते हैं तो बीजेपी का खेल बिगड़ जाता है। और पिछली बार, पिछले 17 के चुनाव में 20 सीटों के ऊपर जीत और हार का अंतर 3,000 वोट से कम था। इसकी मुख्य वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के अंदर जो संख्या है वो केवल 60,000 वोट पड़े हर सीट के ऊपर। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार 3,000 से कम था, और अभी जो एग्जिट पोल के 22,000 ये 22 सीटों के आंकड़े हमारे पास है, ये भी 3,000 से कम के आंकड़े से ये 1,500 हुआ, 1,500 हुआ। ये 3% का मतलब है आज की डेट में 1,500 वोट का फर्क, 1,500 का फर्क। ठीक है, ऐसे तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए, जिन 44 सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, वहां पर 22 बागी खेल बिगाड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं, और 22 के कुछ आंकड़े भी अलग अलग सीटों के हमारे पास हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, लेकिन जल्दी से एक टिप्पणी इस पर आपकी। देखिए चित्रा जी, जब कहते हैं आप बागी, तो मतलब जो हमारे पार्टी के अंदर थे, खेमा में थे, बाद में वो अलग से इंडिपेंडेंट होकर लड़ रहे हैं, या किसी और पार्टी से लड़ रहे हैं, या किसी और चिन्ह पे लड़ रहे हैं, हमें उस हमारे वोटर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पार्टी के हैं, पार्टी के खेमा के अंदर है, तो आप पार्टी के साथ हैं, तो ही आपकी पूछताछ है। पार्टी एक प्लेटफॉर्म देती है, लेकिन अगर पार्टी के साथ नहीं इंडिपेंडेंट होकर खड़े तो शायद आपका कोई वर्चस्व काम नहीं आता है। हमें इसका कोई चिंता नहीं है, हमें पूरा अंदाजा है हमारे जो फीडबैक मैकेनिज्म के हिसाब से कि हम पिछले बार 44 लेके आए थे, ये इस बार 44 को अगर पिछले बार को रखे तो 2 सीटें ऊपर या 2 सीटें नीचे, इतना ही हो सकता है हमारे अंदाज के हिसाब से। मैं किसी के सर्वे पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सर्वे अपने हिसाब से किया, सैंपल सर्वे कितना है, स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी जो आप मेथड आप इस्तेमाल करते हो, सब ठीक है, लेकिन हमारा भी एक अपना फीडबैक मैकेनिज्म है जो सैंपल सर्वे से बहुत बड़ा होता है। जो सैंपल सर्वे लेते हैं सर्वेयर्स, हमारा सैंपल सर्वे बहुत बड़ा क्या होता है आपका आंकड़ा? हर घर में जाते हैं, दरवाजे खटखटाते, लोगों से क्या है आंकड़ा आपका, जल्दी से? मैं तो कहता रहा हूँ कि 44 पिछले बार था, 2 ऊपर। चित्रा जी, 44 पिछले बार था, 2 आगे या 2 पीछे, इतने ही, मतलब या तो 42 या तो 46। सुरेंद्र राजपूत जी, हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़ों ने कांग्रेस पार्टी को कल थोड़ी राहत जरूर दी थी, लेकिन 22 ऐसी सीटें हैं जहां पर 1,500 से कम के मार्जिन से बीजेपी कमाल करने की उम्मीद कर रही है इस वक्त। और जफर इस्लाम जी का कहना है कि पिछली बार 44 से 2 प्लस माइनस कर लीजिए, इतनी ही सीटें आएंगी, बनेगी तो हमारी ही सरकार। अब एग्जिट पोल के हिसाब से तो चित्रा जी जैसे चाहें वैसे, भाई उनका कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो
अब इनको अगर एग्जिट पोल के हिसाब से सरकार बनानी है तो जाकर के शपथ ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कौन सी तकलीफ है। हम तो एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं और हम एक चीज बहुत साफ साफ कह रहे हैं, मैं प्रदीप गुप्ता जी से भी सहमत हूं और विनोद भाई तो खैर बड़े भाई हैं हम लोगों के, वहां के जो लोकल पत्रकारों का फीडबैक है, हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक है, उस हिसाब से हम लोग एक बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं। ये हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं। रीजन इसके पीछे जो सबसे बड़ा है कि हिमाचल प्रदेश ने, चाहे वो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग वाली जो इन्होंने डिस्क्रिपेंसी की थी, चाहे सेब के बागान के लोग हों और जिनके ऊपर 18% जीएसटी दिया था इन लोगों ने, अब ये लोग डिफेंसिव जगह पर हैं। ये अब किसी भी सूरत में बेईमानी करने की कोशिश में है, लेकिन जनता इनको बेईमानी करने नहीं देगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। हम इनसे काफी आगे हैं इस बार, इसमें हमें कोई भी सेकंड शक शुबा भी नहीं और सेकंड ओपिनियन भी नहीं है। एक बड़ा सा जफर भाई के लिए एक शेर है, अगर आप कहें तो मैं कह दूं। कई ऐसी सीटें हैं जो मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किस तरह से कहीं 120 सीटों से जीत और हार तय हो गई, कहीं 400 सीटें, कहीं 450 सीटें। ये 2017 के आंकड़े मेरे पास हैं, जैसा कि जिक्र कर, बिल्कुल 400 वोट वो आंकड़े मेरे सामने हैं। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है, मुझे लगता है कि एक एक करके मैं जानकारी भी दे देती हूँ और लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं। देखिए वो 22 कौन कौन सी सीटें हैं। भरमौर, जहां पर बीजेपी थोड़ी आगे है, कांग्रेस पार्टी टक्कर दे रही है भरमौर सीट पर। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित ये सीट है। बीजेपी के जियालाल पिछली बार जीते थे, चंबा जिले में आती है और 2003 से अगर देखें तो हर 5 साल में यहां पर विधायक बदल जाता है। भरमौर सीट का ये हाल है। इंदौरा, बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है, एग्जिट पोल का यह अनुमान है। कांग्रेस पार्टी पीछे से टक्कर दे रही है। बीजेपी ने मौजूदा विधायक रीता धीमान को ही मैदान में उतारा है, लेकिन पिछली बार 1095 वोट से ही रीता धीमान ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराया था और इस बार भी इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जवाली, कांग्रेस पार्टी यहां पर बढ़त बीजेपी के ऊपर बनाए हुए है। पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, कांगड़ा जिले में आती है। 8000 मतों के अंतर से कांग्रेस पार्टी ने इस जीत को दर्ज किया था जवाली में। जसवंत प्रागपुर की अगर हम बात करें तो बीजेपी यहां पर टक्कर में आगे चलती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस के मुकाबले। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर यहां पर मैदान में हैं। 1990 से बीजेपी लगातार जीत रही है। सिर्फ 2007 की अगर हम बात करें, 1990 से लगातार जीती हुई सिर्फ एक बार 2007 में कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन उस समय बीजेपी के उम्मीदवार को सिर्फ 250 वोटों से ही हराया था। आगे की और भी आंकड़े हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। बैजनाथ का आंकड़ा हमने आपको दिखाया है कि कैसे कांग्रेस वहां पर लीड लिए हुए है बीजेपी के ऊपर। लाहौल स्पीति का आंकड़ा भी आपके सामने रखा। बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, बीजेपी थोड़े मार्जिन से आगे चल रही है। मनाली में कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी। जोगिंदरनगर में बीजेपी आगे चल रही है, कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस पार्टी। बाकी भी सीटों पर मैं आऊंगी, लेकिन जल्दी से प्रदीप गुप्ता जी इन सीटों पर। भरमौर, मैं और छोटी सी बात आपके आगे जोड़ते हुए बता दूं जो कि बहुत अहम है इस मामले में। जब क्लोज लड़ाई हो रही है तो 4 से 8 जो अदर्स हैं, मैं उनकी चर्चा थोड़ी करना चाहूंगा। डेहरा के अंदर होशियार सिंह, सरकाघाट के अंदर मुनीश शर्मा, ये सब इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, जितने की जीतने की संभावना है। जी पूछ रहे हैं, बागी हैं ये सारे बागी इसमें हैं। से कुछ बागी हैं, कुछ पहले से इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। जैसे होशियार सिंह की बात करें तो पिछली बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। 3 महीने पहले तक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, लेकिन जब उनको टिकट नहीं दी गई तो वापस इंडिपेंडेंट आ गए। होशियार सिंह डेहरा से, तो इस हिसाब से केएल ठाकुर नालागढ़ से, वो इंडिपेंडेंट है, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो 4-6 उम्मीदवार हैं, इनका भी अहम रोल हो जाएगा यदि मामला बहुत करीबी का हुआ और हंग असेंबली की स्थिति बनी तो। आपको लग रहा है कि हंग असेंबली की भी स्थिति बन सकती है अगर बागी और निर्दलीय वहां पर तस्वीर पलट देते हैं तो? यदि 8 सीटें, जैसे 4 से 8 दी है, यदि के 8 सीटें इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं, इसका मतलब ये तय है कि हंग असेंबली है। ठीक है। यदि के 4 जीत रहे हैं तो ठीक है, 34 और 35 टाइप की जीत हो जाएगी एक सीटों पर। जल्दी से। एक्चुअली जो रिबेल का जो वो होता है मामला, चूंकि इतना जैसा कि गुप्ता जी ने भी कहा कि छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतदाता उनकी संख्या कम है, बिल्कुल। ऐसे में कई बार जो पर्सनल कांटेक्ट होता है वो बड़ा असर डालता है। इसीलिए बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हो तो रिबेल उतना फर्क नहीं डालते, लेकिन यहाँ 1000-2000 वोट का भी फर्क अगर पड़ गया
तो बाजी पलट जाती है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री फोन करके अपने बागियों को मनाने की कोशिश में लगे थे। हालांकि कितनी कामयाबी मिली ये तो चुनाव के जब फाइनल नतीजे सामने आएंगे उसी समय पता चलेगा। लेकिन 22 बागी भारतीय जनता पार्टी की क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, यह बड़ा सवाल है। जल्दी से और भी जो आंकड़े हैं अपने दर्शकों को बताते हुए उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। धर्मपुर में कांटे की टक्कर है, बीजेपी अपनी लीड यहां पर बनाए हुए है। सरका घाट में अन्य यानी कि जो अदर्स हैं, जो निर्दलीय हैं, वो अपनी लीड बनाए हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस पीछे चल रही है, लेकिन यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सुजानपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस कड़ी और बड़ी टक्कर दे रही है। 62 सीट पर कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी कांटे की टक्कर में पीछे लगातार फाइट में है। जबकि बाकी की सीटें ऊना भी अपने आप में महत्वपूर्ण सीट है। यहां पर आप देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त फाइट चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी थोड़ी मार्जिन के साथ ही सही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। झंडूता में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर अपनी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांटे की टक्कर में बीजेपी क्या कमाल कर जाएगी महत्वपूर्ण होगा। घुमारवी यहां पर कांग्रेस के ऊपर बीजेपी अपनी लीड बनाए हुए है। बिलासपुर में कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी टक्कर दे रही है। अर्की में ये एग्जिट पोल है, आपको बताते चले ये एग्जिट पोल है, एक अनुमान है। लोगों से बातचीत के आधार पर अनुमान लगाया गया है, जिसके आधार पर ये आंकड़े एक्सिस माय इंडिया ने प्रदीप जी की ओर से देश के सामने रखे गए हैं। ये अनुमान है, लेकिन अनुमान इनका किस तरह का रहा है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आज तक के हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं। जब सीट टू सीट का 2019 में तो कमाल किया था प्रदीप जी ने, तो इसी वजह से आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। घुमारवी में बीजेपी आगे चल रही है। बिलासपुर में कांग्रेस बीजेपी के बीच टक्कर है, लेकिन कांग्रेस अपनी लीड बनाए हुए है। अर्की में कांग्रेस पार्टी आगे की ओर बढ़ती हुई। निर्दलीय आपको बता दें यहां पर बीजेपी मुकाबले में नजर नहीं आ रही है। अर्की में कांग्रेस आगे है और सेकंड नंबर पर निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है वो यहां पर टक्कर दे रहे हैं। अब ये क्या बागी हैं, प्रदीप जी से मैं पूछूंगी इसके बारे में। दून में भारतीय जनता पार्टी की लीड है, कांग्रेस टक्कर दे रही है। कसौली में कांग्रेस पार्टी आगे की ओर चलती हुई अनुमान के लिहाज से टक्कर दे रही है बीजेपी, लेकिन कसौली में कांग्रेस आगे। पछाड़ में बीजेपी आगे। ठियोग में कांग्रेस बीजेपी अन्य के बीच मुकाबला है, लेकिन ठियोग में कांग्रेस पार्टी आगे की ओर चलती हुई नजर आ रही है और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इनमें से 22 सीटों में से वो कुल कितनी सीटें हैं जहां पर बागियों ने खेल बिगाड़ने का काम किया है बीजेपी के लिए? आपने पूछा था अर्की का कांग्रेस और इंडिपेंडेंट के बीच में फाइट है, तो राजेंद्र ठाकुर जो हैं वो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हैं। यहाँ पे जो लड़ रहे हैं और जिनकी जीत की संभावना है कांग्रेस के साथ, वो राजेंद्र ठाकुर है। राजेंद्र ठाकुर बागी उम्मीदवार हैं अर्की से, कांग्रेस पार्टी के बागी। तो वो इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और उन दोनों में से कोई भी जीत सकता है। कांग्रेस फिलहाल लीड कर रही है, बट बागी का जैसे पता नहीं चलता वो जीत सकते हैं। मैंने ये जो 22 सीटों का आंकड़ा हमने प्रदीप जी सामने रखा है, इनमें 11 सीटों पर बीजेपी थोड़ा मजबूत नजर आ रही है और 10 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और एक पर निर्दलीय ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। सीट जो है, हाँ, जबकि एक सीट पर सीपीएम भी मुकाबले में यहाँ पर नजर आ रही है। सीपीएम हमेशा से एक सीट जीतते आ रही थी, इस बार उसके जीतने की कम संभावना है, लेकिन कड़ी टक्कर दे रही है। कड़ी टक्कर वो पक्की सीट होती थी। टक्कर किसे, बीजेपी से है कांग्रेस? बीजेपी से टक्कर है। सीधे सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आते हुए, ये जो आंकड़ा हमने सामने रखा है, देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी और बीजेपी आश्वस्त है कि जहां पर कड़ी टक्कर होती है बाजी तो वही मारती है। बीजेपी के लिए एक शेर है, कहते हैं ना कि जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। हमें तो पूरा विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त वहां मुख्यमंत्री हैं ठाकुर साहब और अनुराग ठाकुर साहब की और बागी के उम्मीदवारों की जिस तरीके के आपस में नूरा कुश्ती हुई है, कुश्तियां चली हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक रही है। उनके आपस में ही जितना ग्रह के अंदर अपना एक क्लेश था, उसने काफी काम इनका अपना बिगाड़ा हुआ है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट हाउस है और सच बात यह है कि कांग्रेस में इस तरीके का फ्रैक्चर्ड बहुत कम हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ लेकिन बहुत कम हुआ है। तो हम लोग कहीं ना कहीं श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में एक यूनाइटेड हाउस के रूप में हम लोगों ने काम किया और हमें इसकी एक बहुत अच्छी उम्मीद है। आप लोग तो बहुत कांटे की टक्कर बता रहे हैं, हमें जो सूचना इनपुट्स मिल रहे हैं वहां के लोकल पत्रकारों के द्वारा, लोकल कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हमारे वहां के हैं, उसमें वो लोग तो काफी आगे की संभावना बता रहे हैं। कहते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, इस तरीके का मामला हमें दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोग विशेषज्ञ लोग हैं,
सारे विशेषज्ञों को प्रणाम है, मैं सुन भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं, फिर कोशिश करूंगा आज रात को उनसे बात करने की सब लोगों से। लेकिन यहाँ पर उम्मीदें इस वजह से जफर इस्लाम साहब की बढ़ जाती है। देखिए, लगातार कल से ही एक के बाद एक बीजेपी के तमाम बड़े नेता हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे थे। उनको पोल ऑफ पोल से बड़ी उम्मीदें हैं। अगर टोटल जितने आंकड़े सामने आए हैं, 9 में से 6 एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को बहुमत है, जबकि 3 में कांटे की टक्कर है। प्रदीप जी का आंकड़ा बिल्कुल साफ है, 35 सीटों पर लाकर कांग्रेस को उन्होंने उनकी सरकार बनवा दी है। तो इससे क्या आपकी उम्मीदें बढ़ रही हैं? लेकिन बागियों ने खेल बहुत ज्यादा बिगाड़ने का काम किया है जफर इस्लाम साहब, और उसको रोक पाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है बीजेपी को। देखिए चित्रा जी, 2 अल्फाज कहना चाहता हूं अपने मित्र सुरेंद्र राजपूत जी के लिए। जुबा तुम्हारी है, सोच भी तुम्हारी है, वोट हमारा है, हार तुम्हारी है। ये वहां की जनता ने आपको बहुत अच्छे से मैसेज, इस तरह का मैसेज दिया है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आप जो भी बोलते रहिए। जीत हमारी है, हार आपकी है। आप अपने हार को इत्मीनान से स्वीकार कल कीजिएगा, आज मत स्वीकार कीजिए। आज आपको स्वीकार करने में कहां से आया जफर इस्लाम साहब? जिनके नाम ले ये गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, देखिए कॉन्फिडेंस ये जो आता है, इतिहास है जो कॉन्फिडेंस भर रहा है आपके भीतर कि जहां पर कम सीटें होने के बावजूद सरकार बना ली थी बीजेपी ने। देखिए हमारी सरकार जरूर बनेगी, और इसलिए बनेगी कि हम बहुमत से जीतेंगे। मैंने आपसे भी कहा कि 44 से -2 या +2 ऐसी संभावना है, और हम किसी पत्रकार से पूछ के नहीं बोल रहे हैं या कोई ऐसे अनजान आदमी का नाम नहीं ले रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं इनका संगठन ही नहीं, संगठन के लोगों की बात ही नहीं करते। हम तो अपने संगठन के लोग पर, अपने कार्यकर्ताओं को के बारे में कह रहे हैं, और उनके फीडबैक को जो जमीन पे धरातल पे काम करते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम एक यूनिट होके काम कर रहे थे। भाई यूनिटी कहाँ थी? वो कुछ दिख नहीं रहा था, ना गुजरात में दिखा, ना हिमाचल में दिखा। फिर भी मैं कह सकता हूं कि ये दोनों कॉन्टेस्ट था हमारे और उनके बीच में, और हिमाचल भी हम जीतेंगे, और प्रचंड बहुमत से हम जो है गुजरात भी जीतेंगे। अब गुजरात में तो नजर आ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को लेकर पेंच क्या फंस सकता है? बड़ा सवाल। सुरेंद्र जी आपकी बातों पर रिस्पांस करना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रदीप जी। जरा से भी चिंता नहीं है। वो कह रहे हैं कि ग्राउंड पर तो हमारा ही कार्यकर्ता था। देखिए चित्रा जी, जरा से हमारे भी ही चिंता नहीं है। कार्यकर्ता वहां पर फाइट कर रहे थे, जमीनी लड़ाई लड़ रहे थे, अपने आप को मजबूत कर रहे थे। कांग्रेस तो कहीं थी ही नहीं, वो दावा कर रहे हैं। उनके दावे बिल्कुल इतिहास के हिसाब से कि जहां पे किसी एक स्टेट में सिर्फ 2 एमएलए थे उनके पास, उन्होंने तब भी सरकार बना ली थी। एक जगह 13 एमएलए थे, तब भी सरकार बना ली थी। लेकिन हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जफर भाई। अब नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर है। कहते हैं ना कि हमने तो पासे अदब में बंदा परवर कह दिया, और वो समझे कि सच में बंदा परवर हो गए। अपने आप को सच में आप लोग भगवान समझने की भूल कर रहे हो। जनता हमारी जनार्दन है, जनता हमारी भगवान है। जनता के फैसले पर भरोसा करना सीखिए। ये अभिमान की भाषा बोलनी छोड़िए कि क्या नाम एमएलए कितने भी आए सरकार तो हम ही बनाएंगे। अरे भाई, अगर ऐसी चीजें हैं तो आप चुनाव कराई क्यों? ऐसा मैंने नहीं कहा। एक मिनट जवाब दे दीजिए। वैसे भी आपने केंद्रीय चुनाव आयोग को दबाव में ले रखा है, संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में ले रखा है। लेकिन कम से कम जनता के सामने इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत कीजिए कि सरकार हम ही बनाएंगे, सरकार हम ही बनाएंगे। तो फिर चुनावों की आवश्यकता क्या है? जनता के फैसले पर भरोसा कीजिए, इंतजार कीजिए। मैं जवाब देना चाहूंगा चित्रा जी, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। जफर साहब जल्दी से आप जवाब दीजिए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जनता के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? इतनी मैं बहुत संक्षेप में जवाब देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी मैं नहीं, देखिए चित्रा जी, मैंने तो ये कहा, अगर वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी उनके फीडबैक के हिसाब से, हमें भी तो फीडबैक आता है। क्या हमें उसके कहने के कायल नहीं है? क्या हमें भी उसके अनुमति है कि हम भी अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक के बारे में आपके संज्ञान में लाऊं, लोग की जनता के संज्ञान में लाऊं। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं। जो बातें ये कह रहे हैं और हम जो कह रहे हैं, दोनों में फर्क है कि ये कह रहे हैं कि हम किसी घमंड से करें। हमें तो उनका आशीर्वाद है भाई, हमें विश्वास है, उनका विश्वास प्राप्त है। आपके यहाँ जो कहते हैं, इतने हिस्से में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। कांग्रेस का हाल यही है कि आप इतने जगह ये हो गए कि आपके हिस्से में कुछ नहीं है। तो ये मैं थोड़ी कह रही हूँ, तो जनता कह रही है। आज तो मतलब शेर शायरी की भरमार लेकर दोनों ही पार्टी के नेता आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आंकड़ों पर रहते हैं जरा। प्रदीप गुप्ता जी आपके पास आते हुए,
पिछले 5 चुनावों के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच 4 से 6% का फर्क रहा है वोट प्रतिशत में और सरकार बनती रही है। लेकिन इस बार का जो आपका एग्जिट पोल है उसमें सिर्फ 2% से बीजेपी कम है 42 के साथ, कांग्रेस पार्टी को 44% वोट शेयर हासिल हो रहे हैं। तो क्या वास्तव में इतनी टफ फाइट है कि वहां पर आखिर तक ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है? जी देखिए, हमेशा से इसीलिए हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं कि इसमें कांटे की टक्कर इस बार है। छोटे राज्य खासकर जिसमें कि 34 और 35 मेजॉरिटी मार्क है, तो अब 34 और 35 में 2-4 सीटें इधर और उधर हुई तो दिक्कत बढ़ जाती है। और इस बार खासकर जब कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन किया है, वो भले ही इस बात के लिए हो कि बीजेपी के जो रिबेल हैं वो काफी डेंट कर रहे हैं, बट कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी कुछ अच्छा काम किया है वहां पर। और एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है हिमाचल प्रदेश के अंदर कि हर 5 साल के अंदर सरकार बदल जाती है। वैसे कांग्रेस में भी बहुत तेरे थे। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा कि इस बार जो इतनी बीजेपी होल्ड कर पा रही है वो केवल और केवल एक कारण की वजह से, वो है बीजेपी की केंद्र सरकार की योजनाएं, लाभार्थी ग्रुप। और उस लाभार्थी में सबसे बड़ी बेनिफिशियरी जो होती है लाभार्थी, वो महिलाएं होती हैं। तो महिलाओं का वोट प्रतिशत आप देखेंगे बीजेपी के अपने अंदर तो 4% महिलाओं का वोट ज्यादा मिल रहा है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 2% का फर्क है। तो पुरुषों के अंदर देखें तो कांग्रेस जीत गई है, महिलाओं के अंदर देखें तो बीजेपी जीत गई। बिल्कुल ये इस तरह की स्थिति बनी। बताइए कि महिलाओं में जो रसोई गैस सिलेंडर का मुद्दा है, जो जितना महंगा हो गया, उसका कुछ असर रहा कि नहीं रहा? नहीं, असर तो देखिए महंगाई का ओवरऑल असर होता है, उसमें बड़ा मुद्दा ये होता है। लेकिन उसके अलावा किसान सम्मान निधि, अच्छे खासे फार्मर्स की संख्या है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इंडस्ट्री तो है नहीं। बिल्कुल। तो फार्मर्स की जो किसान सम्मान निधि बहुत बड़ा अंतर किया, आवास योजना बहुत बड़ा अंतर किया। उसके बाद जो 3-4 योजनाएं ऐसी थी डायरेक्ट मनी ट्रांसफर, उसके चलते जो बेनिफिशियरी है वो सडनली बढ़ जाते हैं। और महिलाओं के हाथ में यदि पैसा आता है, आप फर्ज कीजिए एक महिला जो घरेलू है वो एक स्वाभाविक नेचर है, तो वो महिलाओं का जो जुड़ाव है खासकर नरेंद्र मोदी जी के प्रति, उसके चलते हम ये देख पा रहे हैं कि बीजेपी में रिबेल होने के बाद, परंपरा होने के बाद हिमाचल में बीजेपी अभी भी फाइट में नजर आ रही है। ये उसी का नतीजा। और यहाँ पर जो मुद्दे आपने लोगों से जाकर पूछे थे कि इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट करने की खास वजह और मुद्दा क्या है, तो लोगों ने जो बताया राज्य के विकास के लिए ओवरऑल जो आंकड़ा है वो मैं बता देती हूँ। 23% लोग राज्य के विकास के लिए फेवरेट पार्टी कौन है, 18% के हिसाब से बीजेपी को 19% लोग बताते हैं, कांग्रेस को 18% और अदर्स को 2, जैसा कि हमने आंकड़ों में भी रखा है सामने। एमएलए उम्मीदवार के कारण ओवरऑल 15%, पीएम नरेंद्र मोदी के कारण 10% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के कारण हमने वोट किया है, जबकि सीएम उम्मीदवार के कारण सिर्फ 2% लोग। ये अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और नरेंद्र मोदी का सुरेंद्र राजपूत जी, उसके पहले मैं आपकी एक टिप्पणी लेना चाहूंगी। हर जगह चाहे गुजरात में देखें, हिमाचल प्रदेश में देखें, नरेंद्र मोदी का फैक्टर बीजेपी के बाकी मुद्दों पर ज्यादा भारी पड़ जाता है क्या? नहीं, सीधी सी बात है, एक आम मानस का नेचर होता है कि जो जिसके लिए करेगा वो उसकी बात करेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं की बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर, खासकर इस सरकार की, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर। किसी से भी पूछ लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट का, तो हमारे सर्वे में जैसे आपने कहा हिमाचल प्रदेश के सीएम की पॉपुलैरिटी भी 2% आ रही है, और उसके चलते जो बीजेपी का मतदाता है वो 10% मोदी जी की आ रही है, 5 गुना। तो कहीं कोई अंतर यानी तुलनात्मक अध्ययन ही नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं देख रही हूँ, देखिए सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिला, क्या इस वजह से आपने वोट किया? जब ये सवाल जाता है तो सिर्फ 2% लोग ये हामी भरते हैं। नहीं, ये विकास जो डेवलपमेंट ऑफ स्टेट की बात करें, पार्टी लाइलिस्ट और एमएलए कैंडिडेट और पीएम मोदी, अब कुछ लोग उस चीज को पीएम मोदी के हिसाब से कहते हैं। पीएम मोदी क्या मतलब, वो लाभार्थी ही पार्ट है। विकास किया उसका मतलब क्या, वो केंद्र सरकार के चलते ही विकास हुआ है ज्यादा करके, वो ऐसा मानते हैं। और ये जो कांग्रेस पार्टी की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू करवाने के वादे के कारण ओवरऑल 2% लोग हैं जी। और यहाँ पर ओवरऑल और यहाँ पर कांग्रेस द्वारा 1 लाख रोजगार के वायदे के कारण वोट देने वालों की तादाद बहुत कम, 1% लोग ही हैं जो कह रहे हैं कि इस वजह से हमने वोट किया है। उसमें क्रेडिबिलिटी का चीज आती है कि आप जॉब दे कैसे देंगे। देखिए महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम समस्याएं हैं, बट जनता ये भी देखती है कि इसका
समाधान कर पाने में कौन सक्षम है, और उसके आधार पे वो निर्णय लेते हैं। वो ऐसा नहीं मानती कि कांग्रेस जो आज कह रही है, वो तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कहा था, अब की बार 75,000 यानी 72,000 रुपए हर बेरोजगार के खाते में साल भर में जाएंगे। ये प्रॉमिस था कांग्रेस का, लेकिन उस बात को नहीं माना। न्याय योजना जो थी उनकी। न्याय योजना, लोग न्यूनतम सुरेंद्र आय राजपूत योजना। जी, ये जो भरोसे की कमी है, हालांकि अभी तक का आंकड़ा कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच बता रहा है, लेकिन अलग अलग मुद्दों पर जब वोट करने का सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लेकर उत्साह की बहुत ज्यादा उम्मीदें नजर नहीं आती हैं। राजपूत साहब, इस वक्त एक इस तरीके का माहौल बना दिया चित्रा जी, माफ कीजिएगा, पूरी मीडिया इंडस्ट्री ने अपने आकाओं के साथ में कि कांग्रेस पार्टी, अरे कांग्रेस पार्टी तो भरोसे का नाम है, आजादी दिलाई, क्या नाम, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान के, परमाणु संपन्न बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन कहा दिया, राइट टू एजुकेशन कहा दिया, राइट टू फूड कहा दिया। छत्तीसगढ़ में हमने कहा 2,500 रुपए क्विंटल क्या नाम धान लेंगे, कहा और किया। हमने कहा हम किसानों का कर्ज माफी करेंगे, 72,000 करोड़ का हमने कर्ज माफ किया। हमारे पास तो स्पष्ट डाटा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास 2 करोड़ रोजगार दिए हो तो बता दीजिए। उन्होंने अगर नोटबंदी के लिए अपने पोल प्रोमिसेस में कहा हो तो बता दीजिए। उन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, डॉलर को 40 रुपए में ले आएंगे, नौकरियां 2 करोड़ रुपए साल, कोई भी तो प्रॉमिस उन्होंने नहीं पूरा किया। लेकिन मीडिया कहता है कि भारतीय जनता पार्टी भरोसे का नाम है और कांग्रेस पार्टी भरोसे का नाम नहीं। अरे आंकड़ा बोल रहा है सुरेंद्र राजपूत जी, मीडिया अपने मन से थोड़ी ना बता रहा है, इन्होंने बाकायदा सर्वे किया है लोगों के बीच जाकर। राजपूत जी, जफर साहब, एक बार प्रदीप जी की बात पूरी हो जाए। देखिए, मीडिया से ज्यादा ही मोहब्बत है आपको सुरेंद्र राजपूत जी, हर बात में मीडिया को टारगेट करने की आदत पड़ गई है। आप एक चीज उसमें जोड़ना, आ रही हूँ सर, सुन लीजिए, प्रदीप जी को सुन लीजिए, आ रही हूँ आप ही के लिए बोल रहा हूँ राजपूत जी कि आप एक चीज जोड़ना। कह रहे हैं कि कांग्रेस भरोसेमंद नहीं है, इसके बाद इनकी सुननी क्या है? अरे भाई इतिहास अपने बात कह रहे, अपने फोर फादर से पूछे कांग्रेस भरोसेमंद है या नहीं। अरे पहले बात तो सुन ले, आप बात सुन ले सुरेंद्र राजपूत जी, पहले बात सुन लीजिए, फिर आप आपके पे ही पास आऊंगी, पर उनकी बात हो जाए। आपने जो सारी की सारी बातें गिनाई हैं, वो पूरी की पूरी बातें 2009 के पहले की है। आप एक चीज भूल गए जो कि आपकी बहुत बड़ी योजना थी, वो थी मनरेगा। आपने भूल गए मनरेगा को, जो कि मनमोहन सरकार में 2004 वाली सरकार में आई थी, और उसके चलते 2009 जीते, उसके चलते 2009 में आपकी जीत हुई थी। तो उस समय मीडिया ने, तमाम ने, सबने कहा है जब आप कुछ करेंगे तभी तो कहा जाएगा, जब करेंगे ही नहीं तो कहां से कहा जाएगा। बोलिए राजपूत साहब। बताइए ना प्रदीप गुप्ता जी, 2014 के बाद हमारे पास जिस जिस राज्य में सरकार है, हमने पोल प्रोमिसेस पूरे किए। केंद्र में हमारे पास जब सरकार ही नहीं है तो हम 72,000 रुपए कैसे दे दें न्याय योजना में? कहां से दे देंगे? हमारी क्या सरकार है क्या? तो छत्तीसगढ़ में हमने दिए 6,000 रुपए हम दे रहे हैं पर मंथ, हमारी सरकार है। राजस्थान में हम ऋण माफ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम जो है किसान के धान को 2,500 रुपए क्विंटल ले रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार हमें पूल में पैसा नहीं दे रहा है। अब उसके बाद भी अगर आप भरोसे के संकट की बात करें तो निश्चित तौर पर ये जो काकस है मीडिया का, इस पीआर एजेंसीज का, मीडिया मैनेजमेंट का, ये जो चुनाव कराने, एग्जाम कंप्लीट हो चुका है सर, अब तो रिजल्ट आ रहा है, अब छोड़ दीजिए मीडिया को टारगेट करना। सुरेंद्र राजपूत साहब, अब वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट की बारी है, और यहाँ पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उस पर डिबेट हो रही है, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो आंकड़ा आया है सामने, उस पर किसी ने आंकड़े को इधर उधर नहीं किया। जो आंकड़ा है एज इट इज हमने देश के सामने रखा है, इस पर नाराजगी की क्या बात है? मैं इस पर किसी के ऊपर बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मेरा जो प्रतिवेदन था और मेरी जो बात थी वो इस पर भरोसे का प्रतीक नहीं है, ऐसा प्रदीप गुप्ता कह रहे थे। चलिए ठीक है, मेरा मुझे जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं जनता कह रही है, वो नहीं कह रहे हैं। आपने एक आंकड़ा लिया कि कांग्रेस पार्टी का वादा जो था रोजगार देने का हिमाचल प्रदेश के अंदर, उस पे जनता ने क्या कहा ये मैं बता रहा हूँ। जहां तक रह गई बात पाकिस्तान के 2 टुकड़े और आजादी दिलाई, उसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर 60 साल तक राज किया। बिल्कुल, और यहाँ पर वो आंकड़ा था, देखिए एक बार फिर से, मैं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए इसलिए बताना जरूरी है। कांग्रेस द्वारा 1 लाख रोजगार के वायदे के कारण क्या लोगों ने वोट किया? 1% लोग हामी भरते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू करवाने के वायदे के कारण क्या वोट किया? 2% लोग ऐसा कहते हैं। और उसी में इस बात का भी जिक्र है कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिला है उसके कारण क्या आपने वोट किया, तो 2% लोग ऐसे भी हैं। विनोद जी, लेकिन आपकी टिप्पणी। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, गुप्ता जी आप थोड़ा सा उसमें ऐड करिएगा। मुझे लगता है जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है, ये शायद
एक नेता जो स्टेट में जब होता है तो क्रेडिबिलिटी पार्टी की ज्यादा बनती है। बिल्कुल। कांग्रेस की एक समस्या ये रही हिमाचल में हो या गुजरात में कि जनता जो है भरोसा किस पर करे। प्रियंका जी गई वहां चुनाव में रही, लेकिन वो हिमाचल की नहीं है, वो पूरे देश की राजनीति कर रही है। गुजरात में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास जैसा भी जो भी है नरेंद्र मोदी जी हैं और वहां एक चीफ मिनिस्टर है। तो शायद क्या गुप्ता जी नेता न होना भी एक कमी रहती है क्रेडिबिलिटी के मामले में कांग्रेस के लिए, किसी भी पार्टी किसी भी पार्टी ये सोचती है आज की डेट में कि एक कोई भी नेता डिक्लेयर किया जाए, सर्वे सर्वा डिक्लेयर किया जाए तो हम अपना ठीकरा या अपना रोना वहां पर जाके फोड़ सकते हैं। जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। एक जिम्मेदारी, दूसरा हर एक पर्सनालिटी, हर एक बड़े नेता की या छोटे भी नेता की अपना खुद का एक वोट बैंक होता है। जैसे मैं यदि किसी बाजू में रहता हूं किसी के घर के, वो मेरी पार्टी या का नहीं भी हो, जिसको मैं पसंद नहीं करता, लेकिन वो खड़ा हुआ है चूंकि बाजू का है तो मैं वोट बिल्कुल। करूंगा। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट जफर इस्लाम साहब, मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन जल्दी से 2 लाइन में। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, भरोसा तो एक छोटा सा वर्ड है, एक लफ्ज है, लेकिन उसको यकीन दिलाने के लिए अपने दामन साफ होने चाहिए। और इसी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी काम किए हैं वो इसलिए कि उनके दामन साफ है। लोगों को यकीन है कि वो और भी जितना किया है और भी आगे करेंगे, वो कांग्रेस यकीन नहीं दिला पाती। दूसरी बात, जो फर्क ये है कि हमारी सरकार जो है प्रदेश के बारे में सोचती है और कांग्रेस पार्टी परिवार के बारे में सोचती है। आप कहते हैं भाई, तो मैं मान लेता हूं कि आपने बहुत कुछ किया, लेकिन हकीकत ये है कि अगर सड़क पानी का वादा किया तो देने का काम। दोबारा से जरूरत नहीं है, हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट आने में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन क्या बड़ी और कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी गुजरात। आपको बता दें, गुजरात में जहां बीजेपी की सरकार बन रही है, वहीं हिमाचल को लेकर मामला फंसा हुआ है, क्योंकि पोल ऑफ पोल्स बता रहा है कि बीजेपी की बन सकती है, जबकि प्रदीप गुप्ता जी का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी बाजी मार ली जा सकती है। तो 2 दिन का और इंतजार कीजिए, उसके बाद रिजल्ट जब सामने होंगे देश के सामने हम रखेंगे सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे आज तक पर। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांटे के मुकाबले में बीजेपी जीत पाएगी? आपके जो जवाब मिले हैं, 53% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 47% लोगों का जवाब नहीं में है। जब परिणाम सामने आएंगे तो देखना महत्वपूर्ण होगा इस पहाड़ी राज्य में किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।